हेलो फ्रेंड्स, आज हम मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इसमें हमें ये जानना होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना, उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के साथ साथ कुछ और काम कर रखे हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है कि उन्होंने इंडिया को अलाउ किया था कि आप कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के मेंबर बन जाइए। तो अब आप सोच रहे होंगे ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ क्या होती हैं। तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाई थी और इसमें उन्हीं कंट्रीज़ को रखा गया था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक टाइम पे कॉलोनी थी। बट आज की डेट में ऐसा नहीं होता। आज कॉमनवेल्थ नेशन वो भी हैं जो कभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की कॉलोनी नहीं रही हैं। और अगर इंडिया कॉमनवेल्थ का पार्ट है तो इसका ये मतलब नहीं है कि इंडिया एक सॉवरन कंट्री नहीं है। सॉवरन मतलब होता है वो कंट्री जो अपने डिसीजन खुद लेता है, उसे किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने नेशनल फ्लैग को 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट करा था। ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है जी, ये हमारा नेशनल फ्लैग है। अब एक इसमें वो है कि नेशनल फ्लैग जो है ना, वो किसने डिज़ाइन करा था, तो वो करा था पिंगाली जी ने डिज़ाइन। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है गवर्नमेंट एग्जाम्स में, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कि नेशनल एंथम किस दिन अडॉप्ट हुआ। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट्स ही सुने। देखिए, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। हर एज एन इंडियन सिटीजन हमें पता होना चाहिए कि हमारा नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, ये सब कब अडॉप्ट हुए हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है हमारा कि नेशनल सॉन्ग को 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट करा गया और राजेंद्र प्रसाद जी को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी इसी दिन बनाया गया, 24 जन। अब आप सबको लग रहा होगा कि 24 जनवरी 1950 को ही क्यों बनाया गया। तो इसके पीछे क्या रीज़न था कि 26 जनवरी 1950 को हमें अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना, उसको इम्प्लीमेंट करना था, उसको कमेंसमेंट में लेके आना था। ठीक है, कि एनफोर्स कर देना था। तो इस कारण 24 जनवरी 1950 को इन्होंने सारे अपने मेन काम कर लिए, ताकि हम 26 जनवरी को आराम से कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर देंगे। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कमेटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इसके लिए आपको समझना होगा कि हमारे पास 8 मेजर कमेटीज थी और 15 जो थे वो माइनर कमेटीज थी। तो माइनर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको मेजर याद करनी ही पड़ेंगी चाहे, और इसके लिए सॉरी, मैं भी इतनी हेल्प नहीं कर पाऊंगी आपकी, क्योंकि ये स्टैटिक पोर्शन है। ये आप सबको टिप्स पे याद होना ही चाहिए। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में ना इसका पेयर बना के पूछ लेते होते हैं कि हाँ जी, इस कमेटी का चेयरमैन कौन था। तो ये आपको लर्न करना ही पड़ेगा। में हम एक चीज़ कर सकते हैं, हम कुछ लिंक बना के इसको याद रख सकते हैं किसी भी तरीके से। देखिए, जो मुझे ठीक लगता है मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या कैसे याद रखा था। बाकी आपको जो सूट करेगा आप उस हिसाब से रख लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट है यूनियन पावर कमेटी और सेकंड है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। पूरे इंडिया को इकट्ठे बोलना ना, तो हम यूनियन वर्ड का यूज़ कर देते हैं। इवन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल जो 1 है उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब हम यूनियन ऑफ स्टेट्स बोलते हैं कि पूरे स्टेट्स का इकट्ठा एक यूनियन है। ठीक है, तो अब यूनियन से याद रखिएगा कि पूरे इंडिया की बात हो रही है और इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी। तो इस करके इसके चेयरमैन कौन होंगे, जवाहरलाल नेहरू जी। तो ये ट्रिक यहाँ पे लिंक बन सकता है। तो अब थर्ड पॉइंट है हमारा प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। अब देखिए, इसके चेयरमैन थे सरदार पटेल जी। इन्हें हम आयरन मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने देश को इकट्ठा करने में इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर ये ना होते तो आज इंडिया ऐसे नहीं होता जैसे हम देख रहे हैं। इसलिए प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी में जैसे प्रोविंशियल का यूज़ किया, मतलब प्रोविंसेस को साथ लेके आए। तो कौन लेके आए? सरदार पटेल जी। तो इस लिंक से आप इसको याद रख सकते हैं। अगली कमेटी थी हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का तुम्हें पता ही है, इसका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। नेक्स्ट कमेटी है हमारी एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया। इसके चेयरमैन कौन थे? सरदार पटेल जी। इसका भी सेम लिंक हो सकता है जो हमने पहले बनाया था कि देखो, माइनॉरिटी, ट्राइबल, इन सबको जोड़ने वाला कौन थे? सरदार पटेल जी। इस करके इसके चेयरमैन थे सरदार पटेल जी। नेक्स्ट रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, जिनके चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। स्टेट्स कमेटी के चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू जी। स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। सब में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कमेटी थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके 7 मेंबर्स थे। और इन सभी के नाम आपको टिप्स पर याद होने चाहिए। पहले हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। सेकंड, एन गोपाला स्वामी अयंगर। देन अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद, एन माधव राव एंड टी टी कृष्णामाचारी। नेक्स्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसको अडॉप्ट करा गया 26 नवंबर 1949 को। और जिस दिन हमने अडॉप्ट करा था ना, उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या था? एक तो उसमें प्रियम्बल था। प्रियम्बल मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उसी को बाद में प्रियम्बल का नाम दे दिया गया। प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे।
ठीक है, अब अडॉप्ट और एनफोर्समेंट में डिफरेंस होता है। हमने एक्सेप्ट तो कर लिया कि ठीक है जी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, बट उसको इम्प्लीमेंट हमने 26 जनवरी 1950 को करा था। अडॉप्ट हमने करा 26 नवंबर 1949 को। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। कई बार पूछ लिया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन पहले आया था कि प्रियम्बल पहले आया था। तो सबसे पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था, बाद में हमने प्रियम्बल को ऐड किया। भले ही प्रियम्बल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के रूप में पहले आ चुका था, लेकिन तब हम उसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बोल रहे थे। एज एन प्रियम्बल हमने उसको बाद में एक्सेप्ट करा। ठीक है, तो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? बी आर अम्बेडकर जी को, और इनका एक और नाम है मॉडर्न मनु। नेक्स्ट 26 जनवरी 1950 को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो एनफोर्स में आ गया। ठीक है, वो इम्प्लीमेंट हो गया, और इसी दिन को हम रिपब्लिक डे बोलते हैं, जिसको गणतंत्र दिवस बोला जाता है हिंदी में। अब 26 जनवरी को ही क्यों हमने सोचा कि हम इस दिन लागू करेंगे, इसके पीछे एक हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंस है। इस दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक लाहौर सेशन हुआ था, जिसमें जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने रावी नदी के किनारे जो इंडियन फ्लैग है ना उसको लहराया था, और डिक्लेयर करा था कि आज का दिन पूर्ण स्वराज है। पूर्ण स्वराज का उस टाइम मतलब क्या था कि टोटली जो है ना हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर से। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्कर्स ने ये दिन चूज करा था कि हम इसी दिन अपने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करेंगे भारत में। नेक्स्ट अप क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए ये बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करा गया इसको। फर्स्ट पॉइंट क्या था कि नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। इसका मतलब क्या होता है कि देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना वो पार्शली इलेक्टेड है, पार्शली नॉमिनेटेड है। कुछ को तो इलेक्ट कर रखा था, लेकिन कुछ जो थे वो नॉमिनेटेड थे। नॉमिनेटेड कहाँ से? प्रिंसली स्टेट, जो राजा महाराजा थे उनको ना नॉमिनेट कर दिया था, इसलिए इसको ये क्रिटिसिज्म करते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। सेकंड है नॉट अ सॉवरन बॉडी। अब ये क्यों बोला जाता है? देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी ना वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैबिनेट मिशन प्लान भेजा था, तो उनके कहने पे बनी थी। हमने खुद नहीं डिसाइड किया, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क उन्होंने खुद नहीं डिसाइड करा था, इसलिए इसको बोलते हैं कि ये सॉवरन बॉडी नहीं है। इसको किसी ने बोला तो हमने बनाया, हमने अपनी मर्जी से नहीं बनाया गया, इसलिए ये क्रिटिसिज्म इसको झेलना पड़ा। थर्ड है टाइम कंज्यूमिंग। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। हम डेवलप्ड नेशंस की बात करें जैसे अमेरिका, तो इसके कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में सिर्फ और सिर्फ 4 महीने लगे थे। तो ये टाइम कंज्यूमिंग तो था, बट हाँ ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन कहीं और बना भी नहीं है। कुछ लोग कहते थे कि जी ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना इसमें सिर्फ हिंदू डोमिनेट करते हैं या कांग्रेस डोमिनेट करते हैं, तो ऐसे क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। आफ्टर दैट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको लर्न करने ही करने हैं। फर्स्ट है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ना एलिफेंट को चूज करा था अपना सिंबल। सिंबल मीन्स सील। ठीक है, नेक्स्ट है सर बी एन राव जो थे वो क्या थे? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। ये तो ना आप स्टार लगा लेना, आप प्लीज़ अपने नोट्स खुद बनाइए, ये भी मैं कहना चाहती हूँ आपको, क्योंकि जो खुद बनाओगे ना वो आपको पढ़ने में ईजी रहेंगे। तो अगर आप भले आपको पीडीएफ चाहिए मैं अवेलेबल करवा दूंगी, बट अगर अच्छा होगा कि आप खुद बनाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है एच वी आर अयंगर जी, ये सेक्रेटरी थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। नेक्स्ट है कैलीग्राफर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए कैलीग्राफर वो होते हैं जो बहुत ही सुंदर राइटिंग में किसी चीज को लिखते हैं। ठीक है, तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किसने लिखा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, और इसका कॉन्स्टिट्यूशन का जो हिंदी वर्जन है वो लिखा वसंत कृष्णा वैद्य ने। बट अगर क्वेश्चन में आपको आता है कि राइटर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, तो वो बी आर अम्बेडकर जी है। वहां पे आप रायजादा मत ढूंढने लगिएगा। यहाँ पे आपका मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पूरा का पूरा टॉपिक ही कंप्लीट हो रहा है, कोई भी क्वेश्चन आपको इससे बाहर नहीं आएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मे बी आपके एक शेयर से ये वीडियो उस इंसान तक पहुँच जाए जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं करना चाहता। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।